वेलकम टू नेटवर्क 2.0। इस पॉडकास्ट के दौरान हम एक ऐसे इंसान को बहुत करीबी से जानेंगे जिनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि काफ़ी इंस्पायरिंग भी रही है। विनोद शेडगे, जो अकेले चल पड़े थे एक ख्वाब को लेके, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इस पॉडकास्ट में हम इस कारवा को और करीबी से जानेंगे। तो विनोद सर, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो हम बहुत बार कहते ही रहते हैं, लेकिन चलो लेट्स गेट टू नो द मैन बिहाइंड दिस बिजनेस। आजकल बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी लोग मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं और हर एक का अपना अपना एक डेफिनेशन होता है। तो आप भी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी एक एंथुसियास्ट रहे हैं, तो आपका क्या टेक है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जब मैं छोटा था और जब हम टीन एज में होते हैं तो मेरे माइंड में हमेशा से एक सवाल आता था कि मैं इतने गरीब घर में पैदा क्यों हुआ हूँ। और दूसरा सवाल ये मेरे मन में आता था कि हमारे घर का हालत फाइनेंशियली इतना वीक क्यों है। तो कभी कभी मन में ये भी आता था कि जिस दिन भगवान मिलेंगे उस दिन पूछ ज़रूर लूँगा कि ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्यों हुई है। लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ एंड आई एम ब्लेस्ड, मुझे एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से मिलने का मौका मिला। एक संस्था थी जिसके सत्संग में जाने का मौका मिला और वहाँ पर हमारी एक ताई थी, उनके माध्यम से मुझे ये पता चला कि स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, ओह दैट इज इंटरेस्टिंग। मैं टीनेज में भी ये सवाल वगैरह काफ़ी लोगों को आते होंगे, जो हालात से सर आए थे और वो हालात को वापस बदलना। जी एग्जैक्टली। ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा दैट यू शुड चेज स्पिरिचुअलिटी? बिकॉज जैसे आपने कि कहा 18 साल की उम्र में आपने सत्संग वगैरह वो सब अटेंड किया, तो जी एटलीस्ट आजकल के जनरेशन में 18 साल के बच्चों को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपको लगा कि दैट इज समथिंग दैट यू शुड लुक फॉर? देखो, दो जो सवाल मेरे मन में थे जिसकी तलाश में कर रहा था, और मुझे ऐसा लगता था पहले कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ना हर एक के लाइफ का, वो कहीं ना ईश्वर के हाथ में है। बाद में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ईश्वर ने सिर्फ तथास्तु कहा है और आपके लाइफ का जो कंट्रोल है ना वो पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में देकर रखा हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है? तब मुझे ये जानने के लिए मिला कि जो भी आपके कर्मास थे, जो भी आपके प्रारब्ध में कर्मास थे, उसके अनुसार ना आप कौन से घर में पैदा होने वाले हो और आपकी लाइफ आगे चलकर क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके कर्मास के ऊपर। फिर अगेन ये सवाल पैदा होता है कि अगर सब कुछ कर्मास के ऊपर डिपेंड था, इसका मतलब हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या? तो बेसिकली ऐसा है नहीं। अगर मैं आपको कर्मास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इन स्पिरिचुअलिटी। एक होता है प्रारब्ध कर्मा। अगर हम उसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो लगभग हमारी लाइफ का 65% जो है वो हमारे प्रारब्ध कर्मज है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन 35% जो है हमारी लाइफ का पोर्शन वो क्रियमान कर्मज है। और अगर क्रियमान कर्मज को आपने सही तरीके से यूज कर लिया तो ये जो 65% का जो पोर्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आप डिफीट करके आगे निकल सकते हो। वाओ, जी ओके, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये 65-35% जैसे आप बोल रहे थे कि 65% शायद ईश्वर के हाथ में होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। 35% हमारा कर्मा है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई बार लोग स्पिरिचुअलिटी को भगवान के नाम में ही जोड़ देते हैं। तो आपके हिसाब से रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में कुछ फ़र्क है, और अगर है तो क्या फ़र्क है दोनों में? जी, इसका जवाब मैं दे दूँ आपको, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। 65% कंट्रोल भगवान के हाथ में नहीं है। 65% जो कंट्रोल है वो हमारी हाथ में है। जस्ट बिकॉज जो भी हमारे प्रारब्ध कर्मज रहे उसकी वजह से वो 65% जो है वो ऑक्यूपाइड हुआ है। रहा सवाल 35% जो हमारे हाथ में है, अगर हम उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो डेफिनेटली फिर जितना भी हमारा बुरा प्रारब्ध हो हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है और भगवान ने सबको तथास्तु कहा है। तो अगर आप राइट क्रियमान कर्मज यूज करते हो, एक्शन लेते हो, उसके ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप जो चाहिए वो लाइफ में डेफिनेटली हासिल कर सकते हो। रहा सवाल रिलीजन का और हमारे कर्मास का, तो देखिए बहुत अलग अलग धर्म और संप्रदाय है हमारे देश के अंदर और मैं सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मंदिर में जाओ या भजन करते बैठो। ऑफ कोर्स, लेकिन मंदिर में जाना भी ज़रूरी है
क्योंकि वहाँ पर जाने की वजह से आपको वो एनर्जी मिलती है, वो सात्विकता मिलती है जो आपको बाहर मिलेगी नहीं। बट ऑफ कोर्स कर्माज और रिलीजन, ये दोनों को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो रियल सही मायने में अगर कोई धर्म है तो वो है मानव धर्म। और मतलब जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को काम में आ पाए। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि एक सदी ऐसी थी जहाँ पर मिलेनियर्स थे लेकिन वो कम थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी वो फॉर्मूला साधारण लोगों के साथ शेयर नहीं किया है कि वो लोग कैसे करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आज अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मिलेनियर बिलियनियर हैं जो सामने से आकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पाथ है, अगर आप इस रास्ते से चलते हो तो डेफिनेटली आप भी अमीर बन सकते हो या फिर आप मिलेनियर बिलियनियर बन सकते हो। तो आपके हालात शुरुआत में काफ़ी अलग थे जैसे आज है, जैसे आप जहाँ पैदा हुए थे तो वो शायद आपका 65% में से आप वहाँ पे आ गए थे जी। तो आपने जो आपके जो कर्मा थे, जो आपने 35% अपने हाथ में था, जो आपने सीख लिया, उसमें आपने ऐसे क्या चेंजेस किए कि जिससे आप आपके हालात पूरी तरह से बदल सके? जी बिल्कुल। देखिए बचपन में एक अच्छी सोच जो मेरी डेवलप हो गई थी वो ये थी कि मुझे जॉब कभी करना नहीं था। ओके। मुझे हमेशा से बिज़नेस करना था। हमारे परिवार में कोई ऐसा था नहीं कि वो बिज़नेस कर रहे थे तो बिज़नेस के बारे में जानकारी थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी जॉब कर रहे थे। अच्छा। तो जॉब करने की वजह से एक परिवार कितना ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना करता है वो मैंने देखा हुआ था। तो ये बचपन से माइंडसेट था कि जब भी मैं अपने पैरों पे खड़ा रहूँगा तो मैं बिज़नेस ही करूँगा। कौन सा करूँगा, कैसे करूँगा, वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन वो आपने शायद ओम शांति ओम में भी डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान जी का, कि वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उससे तुमसे मिलाने के लिए। बट सही मायने में मुझे नहीं पता कि वो रियल डायलॉग उसी मूवी का है कि नहीं, लेकिन मैंने जो सीक्रेट करके एक बुक पढ़ी थी रोंडा ब्रायन जिसके ऑथर है, उन्होंने ये बात उसमें बहुत ही साफ साफ लिखी है कि आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहिए, वो चीज़ें आप तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स खुद आपकी मदद करेगी। तो सेम मुझे ऐसा लगता है, उस वक्त ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास थी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थॉट बचपन से कि मुझे बिजनेस करना था। और जब मैंने बिजनेस करने की शुरुआत की, होता है ना बहुत सारे यंगस्टर्स भी हमें देखेंगे, आगे चल के बहुत सारे लोग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट ये है कि बिजनेस करना है मतलब बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत है तब जाकर आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन और मुझे भी सेम ऐसा लगता था, मेरा भी ये सेम फीलिंग था कि बिजनेस करना है मतलब लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। लेकिन ट्रस्ट में जब मैंने मेरी ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत की तो मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये थे, और वो भी मैंने पिताजी से 2,000 लिए थे, एक फ्रेंड था उससे 2,000 लिए थे, और एक मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था उससे 1,000 रुपये लिए थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो मेटल स्क्रैप का था। तो 5,000 रुपये पॉकेट में डालकर मैं स्टार्ट कर चुका था बिजनेस की जर्नी। लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि 5,000 की वजह से मैं बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाया। वो 5,000 जेब में डालने से पहले 6 महीने साल भर तक मैंने ना पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था। और याद रखिए, अगर आप, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको करना है ना तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप बिजनेस करते वक्त ना बिजनेस करने के लिए झूठ मत बोलिए, बिजनेस करने के लिए किसी को चीट मत कीजिए, पैसों के लिए या बिजनेस के अंदर किसी को रॉन्ग कमिटमेंट मत दीजिए। तो मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रही, सबसे बड़ा कैपिटल रहा मेरे साइड से मेरे लिए, कि मेरे पास पैसा तो था नहीं लेकिन मेरे पास ना ये बाकी की सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से मैं जिस भी कंपनी में गया या जिस भी मर्चेंट के साथ, व्यापारी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो हर जगह पे मुझे शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की वजह से, मैं मेटल्स में डील करता था, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, तो बेसिकली मुझे शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण की वजह से बिजनेस मिला, वो है ट्रस्ट। शायद लोग सही कहते हैं कि अगर रिसोर्सेस ना हो तो भी ठीक है, बस अगर आपके पास रिसोर्सफुलनेस होगा तो आप वो रिसोर्सेस को ला सकते हैं। बिल्कुल, एकदम सही बात है जी। तो आपकी ये ओवरऑल स्पिरिचुअल जर्नी में आज आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कैसे हेल्प हुई है, कि हाउ डज इट हेल्प यू टू बिकम अ बेटर बिजनेसमैन? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बेसिकली क्या होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर प्रोग्राम में कि 2 कारणों की वजह से इंसान लाइफ में ग्रो करता है। एक तो होता है आपका एक्सपीरियंस,
तो जो भी आपके पास आपका एक्सपीरियंस है उसके बलबूते पे आपको जहाँ तक पहुँचना था ऑलरेडी आप वहाँ तक पहुँच चुके हो। अब बारी आती है आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो नेक्स्ट लेवल पर आप तब जा पाओगे जब आपके पास नया नॉलेज होगा। तो मुझे ये बात ना बहुत जल्दी समझ में आई कि बेटा तुझे अगर आगे बढ़ना है तो जो तेरे पास ज्ञान है और जो नॉलेज है उसके बलबूते पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुझे अगर अपने आप को ग्रो करना है, डेवलप करना है और बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है तो नए नए नॉलेज की सख्त ज़रूरत है। और फिर उसकी वजह से फिर अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग सेमिनार, अलग अलग इवेंट, और सबसे शुरुआत की जो मेरी जर्नी रही है वो तो प्योरली स्पिरिचुअल जर्नी रही। एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक संस्था थी जिसमें मुझे ये जानने के लिए मिला कि लाइफ के फेजेस क्या होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं और कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो इन स्पिरिचुअल वे। तो बेसिकली 5 स्टेप्स जो हमें वहाँ पर सिखाए गए, नाम, सत्संग, सत्सेवा, त्याग और प्रीति। और इन 5 स्टेप्स को आपको हर दम याद रखना है, ये बात बहुत अच्छे से उस वक्त समझ में आ गई थी। और मुझे ऐसा लगता है आज जो भी मेरी छोटी मोटी अचीवमेंट हुई है, क्योंकि मैं छोटी मोटी ही कहूँगा क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, तो बहुत कुछ लाइफ में और करना है, आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जो हमारे इर्द गिर्द जो आसपास बैठने उठने वाले लोग हैं उनको भी कामयाब बनाना है। बट स्टिल जर्नी अभी शुरू है तो बहुत कुछ लाइफ में ज़रूर करेंगे। बट जो भी मेरी छोटी मोटी अचीवमेंट हुई है उसका पूरा 100% जो क्रेडिट, जो श्रेय जाता है ना, वो उस आध्यात्मिक संस्था को जाता है, ताकि उतनी कम उम्र में मुझे ये तो समझ में आया था कि मुझे क्या करना नहीं है। अच्छा जी, शायद वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या करना नहीं है। जी जी। तो ऐसे कौन सी चीज़ें स्पिरिचुअली जो आप ऑन अ डेली बेसिस फॉलो करते हो, जो आप रोज़ करते हो, जैसे मेडिटेशन हो गया वगैरह, ऐसे क्या चीज़ें जो आप रेगुलरली फॉलो करते हो? देखो, रेगुलर बेसिस पे आप मुझे पूछोगे तो मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ। ओके। और मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपके हेल्थ का और माइंड का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप हेल्दी हो तो आपका जो माइंड है वो भी हेल्दी रहेगा, वो भी फिट रहेगा। तो मेरी जो दिनचर्या है, मैं रोज़ सुबह 6 और 7 बजे के बीच में उठता हूँ और मेरा फिज़िकल फिटनेस के ऊपर फोकस ज़्यादा है। तो मैं अगर कहीं आउट स्टेशन हूँ तो ऐसा होटल चुनता हूँ कि जहाँ पर मुझे जिम मिले या स्विमिंग पूल मिले। और अगर मैं घर पे हूँ तो बेसिकली जहाँ पे मैं रहता हूँ पलावा सिटी में, तो हमारा तो बहुत बड़ा क्लब हाउस है, तो वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ है, सारी एमिनिटीज़ है। लेकिन अगर मैं जॉगिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, उसमें फिर एक बुक पढ़ूंगा। मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस मेरा हो रहा है। उसके बाद वापस वर्कआउट करने के लिए मैं जिम में जाता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िकल फिटनेस के लिए आप जो भी कर रहे हो ना, वो भी किसी साधना से कम नहीं है। और रहा सवाल फिर जैसे जैसे अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग इवेंट में अटेंड करते गया, तब मुझे एक पावर पता चली, और वो पावर है अफर्मेशंस की। तो आप अगर अफर्मेशंस लिखते हो, और अफर्मेशंस करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें एक तरीका आता है कि आप अफर्मेशंस आप ऑन पेपर लिखते हो, दूसरा तरीका आता है कि आप काउंटर पे अफर्मेशंस को करते हो, तीसरा तरीका आता है कि आप अपनी वॉइस में अपने जो अफर्मेशंस है उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, उसको बार बार सुनते हो। तो ये आपको हेल्प करता है आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। और ऐसा कहते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ और यू आर द डिज़ाइनर ऑफ योर लाइफ। और ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है, वो जब यू की बात आती है तो वो कनेक्शन आपके माइंड के साथ आता है। तो अफर्मेशंस मैं डेली बेसिस पर करता हूँ। और वो मतलब लास्ट मैंने जो हमारे एपिसोड्स हुए थे उसमें भी ये डिटेल में मैंने बातें कही थी जी। तो ऐसे कौन से अफर्मेशंस है, इफ आई मे आस्क, कि जो आप रेगुलरली करते हो और आप चाहोगे कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहा है, कोई नया उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ऐसे कौन से अफर्मेशंस है जो हमने डेली करने चाहिए? ग्रैटिट्यूड हो गया कि जो भी मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ये शरीर के लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कौन से अफर्मेशंस है जो आप कहोगे कि सबने करने चाहिए? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कह दिया अपनी तरफ से कि ग्रैटिट्यूड बहुत होना ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में क्या कहा गया, जो मैंने सीखा है, जो भी चीज़ें आज आपके पास है, फिर आपका हेल्थ हो गया, आपका वेल्थ हो गया, आपका घर हो गया, आपके रिलेशंस हो गए, हर चीज़ के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो और हर चीज़ के लिए आपने अगर थैंक यू कहना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ें 10 गुना 100 गुना मल्टीप्लाई होती रहेगी। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड के रूल की बात करें तो कुछ लोग जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। और ग्रेटफुल ना होने का मतलब ही है कि यूनिवर्स ऐसा सोचता है, इसका मतलब उन चीज़ों की, उन रिलेशंस की, उन पैसों की, उन वेल्थ की उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें आपसे निकल जाती हैं। तो नो डाउट लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड के हिसाब से हमें ग्रेटफुल रहना है हमारे हर एक चीज़ के लिए, हर एक रिलेशन के लिए।
साथ ही साथ अफर्मेशंस में पावर बहुत ज़्यादा है। अफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा, ये बात नहीं होगी, या मेरे साथ ऐसे होने वाला है, वहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं होगी। वहाँ पर हम ये अफर्म करते हैं या फिर यूनिवर्स में डिपॉजिट कर रहे हैं कि जो भी मैं चाहता हूँ ऑलरेडी वो मेरे पास है इन प्रेजेंट सिचुएशन। तो इस तरीके से अगर आप अफर्मेशंस करना स्टार्ट करते हो तो आप देखिए लाइफ में तो मिरेकल्स होने ही होने। ये भी सही है। सो यही पावर ऑफ एफर्मेशंस के बारे में जैसे आपने बोला, और जैसे आपने रोंडा बायन के बुक के बारे में भी बोला था सीक्रेट, उसमें भी यही बताया कि आप ऐसा कहो कि वो आपके पास है जी, और उस हिसाब से आप काम भी करोगे जी, उसमें ये भी कहा गया कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग भी उतनी ही उससे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जब आप नेगेटिव थिंक करते हो तो उतने ही ज़्यादा हम नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे आप क्या करते हो जिससे आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हो? जैसे आप बिजनेस में आपके रिस्क वगैरह आते हैं तो जायज़ है कि आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आ ही जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या, ये फेल हुआ तो क्या। तो ऐसे थॉट्स को आप कैसे ओवरकम करते हो? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया पर बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज है जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताते रहते हैं। और जितने भी लोग, जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी हम लोगों को देख रहे हैं ना, सबको पता है कि हमें पॉजिटिव सोचना है। बट पता नहीं, अगर दिन में हम 60-65 हज़ार बार कोई भी थॉट्स माइंड में आते हैं तो उसमें से 90 to 95% नेगेटिव आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीज़न है कि हम जिस सराउंडिंग में बड़े होते हैं, जिस सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हमने पढ़ाई की है, या जिन लोगों के साथ में हमारा ज़्यादातर के उठना और बैठना है। और नो डाउट जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटस है या फाइनेंस की हालत हमारी क्या है, प्लस है या माइनस में, हम जानते नहीं। तो बेसिकली अगर माइनस है तो हमेशा आपके मन में वो नेगेटिव थॉट्स ही आते रहेंगे। और अगर स्टेबल भी है तो ये डर लगा हुआ रहता है लोगों का कि अरे यार मेरा फाइनेंस और तो ज़्यादा वीक नहीं हो जाएगा ना। सो बेसिकली हमें इतना ही अगर हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना नहीं है, सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं बनेगा। उसके लिए आपको आपके माइंड को ना प्रोग्राम करना पड़ेगा। और इसीलिए ना हम ये माइंड मास्टरी के ऊपर ना एक वर्कशॉप भी लेते हैं, जहाँ पर एग्जैक्टली नेगेटिव थॉट्स को किल करके उसको पॉजिटिव थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। और पॉजिटिव थॉट्स हमेशा आपके मन में आते रहे, उसके लिए आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। और वो हैबिट डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता शायद, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है हम फुल डे का एक इवेंट लेते हैं जिसमें कंप्लीट माइंड मास्टरी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने माइंड को प्रोग्राम करना सीख लिया तो नेगेटिव थॉट्स को किल करना बहुत ईजी है, और पॉजिटिव थॉट से अपने माइंड को प्रोग्राम करना वो भी ईजी है। ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। शायद ये है तो सर अभी यंग जनरेशन को भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया है स्पिरिचुअलिटी में वगैरह। तो आप ऐसा क्या सजेस्ट करोगे उनको टू इंट्रोड्यूस देम टू स्पिरिचुअलिटी? ऐसे क्या करने चाहिए? कुछ बुक्स पढ़ने चाहिए, कुछ मेडिटेशंस करने चाहिए, ऐसा क्या आप सजेस्ट करोगे? जी बिल्कुल, मेरा पहला तो सजेशन ये है कि आपके घर पे जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ और आपके पिताजी, वो भगवान का रूप है। तो रोज़ सुबह उठने के बाद मुझे लगता है कि जब भी आप फ्रेश होकर बाहर निकलोगे तो सबसे पहला जो आशीर्वाद है वो आपको आपके माँ और पिताजी का लेना चाहिए, क्योंकि सही मायने में वो भगवान है। मतलब किसी ने लिखा भी है शायद कि भगवान को सबके घरों में आकर बसना आसान नहीं था, इसीलिए उसने माँ बाप को बनाया, और वो जो माँ बाप है वो ईश्वर का ही रूप है। तो सबसे पहला रोज़ जो हमें ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, जो मैं खुद करता हूँ, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोज़ सुबह एक बार झुककर अपने माँ बाप को प्रणाम कीजिए, उनको एक बार प्यार से हक कीजिए और एक वर्ड बोल दीजिए, आई लव यू। मुझे लगता है उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी और उनसे जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, तो आपका जो तीव्र प्रारब्ध है वो कम हो जाएगा। और कहते हैं कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए मदद करेगी। और रहा सवाल, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी और जितनी मेरी समझ है, जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस को आपको विज़िट करने का मौका मिलता है उनको विज़िट ज़रूर कीजिए। मैंने एक आदत डाल ली है, ऑफकोर्स जो हमारे इष्ट भगवान हैं, और जितना मैंने सीखा, मतलब इनिशियली जब मैं अध्यात्म से जुड़ा और आध्यात्मिक सत्संग वगैरह अटेंड करने की मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे ये बात पता चली थी कि आपके जो इष्ट भगवान हैं, एटलीस्ट साल में एक बार उनकी जब यात्रा होती है, या अगर आप यात्रा में ना जा पाओ तो एटलीस्ट साल में एक बार तो वहाँ पर विज़िट डालने की आप आदत डालें, ताकि वहाँ से आशीर्वाद मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग मुझे आज 27 साल पूरे हो चुके हैं, और 27 सालों से मेरे जो इष्ट भगवान हैं
उसकी एक भी यात्रा मैंने आज तक मिस नहीं की है, Wow. एक्सेप्ट कोरोना का जो लॉकडाउन था वो छोड़ दीजिए। अदरवाइज 27 साल में कंप्लीट कर चुका हूँ। Wow. और यहाँ तक कि मैंने फॉरेन का इवेंट वो मिस कर दिया है, लेकिन मैंने मेरे जो इष्ट भगवान की यात्रा है Okay. उसे कभी भी मिस नहीं किया है। और मैंने एक आदत भी डाली है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ पहले तो, क्योंकि जिस प्रोफेशन के अंदर मैं आया उस प्रोफेशन में मुझे घूमने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। Okay. तो अगर मैं कहीं बनारस जा रहा हूँ, या फिर मैं कहीं अगर दिल्ली जा रहा हूँ, या फिर मैं अगर कर्नाटका जा रहा हूँ, तो जहाँ पर भी मेरे इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, मैं सर्च कर लेता हूँ कि वहाँ पे नियर बाय कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पर मैं जा पाऊँ। Okay. तो इस वजह से मैंने काफ़ी अलग अलग मंदिर में विज़िट किया हूँ, बड़े बड़े मंदिर में। वहाँ जाने के बाद वहाँ की जो सात्विकता है, जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसकी वजह से आपको ना एक नई ऊर्जा मिलती है। अभी रिसेंटली 3 या 4 महीने पहले मैं धर्मशाला भी गया था, एक मेडिटेशन का कोर्स था, शायद आपको पता होगा, वो योगा मेडिटेशन सेंटर ही था, बट रिलेटेड टू ओशो का था। अगर आप ओशो के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, कोई नया नाम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर मेडिटेशन के कोर्सेस लिए जाते हैं, और एक होता है ना पूरे नेचर के अंदर हो, क्योंकि धर्मशाला ऐसी जगह है ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वयं वहीं बसते होंगे, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, बहुत खूबसूरत जगह है। तो कहीं पर भी ऐसे कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है तो इग्नोर मत कीजिए, वहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिए। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने शुरुआत में कहा था, माँ बाप भगवान है, तो वो कुछ आपको बता रहे हैं तो उसको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी आपने, और काफ़ी इंसाइटफुल भी रहा होगा ये सारे ऑडियंस के लिए टू नो मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और स्पेशली कि बिजनेस में भी ये आपको हेल्प करता है स्पिरिचुअलिटी। जी बिल्कुल। ये आपको एज अ पर्सन ग्रो करता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, आपके आसपास के लोगों को भी ग्रो करता है। तो वाकई में ये काफ़ी खूब था। और जैसे आपने कहा कि आपके प्रोफेशन में आप काफ़ी ट्रैवल करते हो, आपके इसके पहले भी 2 बिजनेसेस हो चुके हैं, एक मेटल स्क्रैप का जो आपने बोला था, और एक कैंटीन वगैरह का भी आपने किया है। जी, तो जी, जी। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, अबाउट योर बिल्कुल। पास्ट बिजनेसेस एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड